हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका डॉक्टर शिव कुमार की बायो क्लास में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। तो जितने भी जो क्लास 11 के यानी कि 11th के जो स्टूडेंट हैं, उन 11th के स्टूडेंट्स का हमारा अध्याय प्रथम चल रहा है, सजीव संसार। इस सजीव संसार अध्याय के मैं इससे पहले आपको 3 क्लास इस अध्याय के पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा चौथा क्लास है और आज हम देखते हैं कि इस चौथे क्लास में क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी शांत बैठ जाएं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि अपना सारा का सारा दिमाग और कंसिस्टेंसी को आप इस डिजिटल बोर्ड पर लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ नॉलेज अवश्य मिलेगी। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनें। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो आज मुझे पढ़ाना क्या है, मेरे आज के एजेंडा बिंदु क्या है, यानी कि मेरा आज क्या टीचिंग पॉइंट है। मैं आज प्यारे बच्चों तुम्हें क्या दूंगा भैया, ये है मेरे क्या टीचिंग पॉइंट्स। जंतुओं एवं पादपों में हम अंतर देखेंगे। भैया प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम्स होता है तो प्रश्न कभी कभी आते हैं, जंतुओं एवं पादपों में क्या अंतर है। परीक्षा होती है, प्रश्न आ जाते हैं। सजीवों की विविधता देखेंगे, यानी कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। सजीवों जो जीव हैं, हमारी पृथ्वी पर जो जीव मिल रहे हैं वो कितने प्रकार के जीव हैं, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा नामकरण, नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे द्वयनाम पद्धति के आखिर में इनकी द्वयनाम पद्धति कैसे पढ़ी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अंतर बताती है, डिफरेंस बताती है। तो प्यारे बच्चों, अब सभी शांत बैठ जाएं और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनें। आखिर में जंतु में और प्लांट्स में क्या है अंतर, ये चीज़ हमारी प्रश्न उठ जाता है, तो उस प्रश्न का हमें कैसे जवाब देना है, कैसे हमें अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। तो देखिए, पहले सबसे पहले अगर हम जंतु की बात करते हैं तो जंतुओं में जो क्या है, शारीरिक संगठन, यानी कि अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जंतुओं का शरीर एकदम कैसा है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें अनेक ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी जंतुओं की, तो जंतु जो छोटे छोटे होते हैं, जो एक सेल के होते हैं, एक सेल के बाद वो मल्टी सेल्यूलर, कुछ बड़े होते हैं जिनमें बहुकोशिका मिलती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स मिलती हैं। तो उनमें क्या है, उनमें ऑर्गन सिस्टम मिलेगा भैया। उसमें सेल मिलेगी, सेल के बाद टिश्यू मिलेगा, टिश्यू के बाद भैया ऑर्गन मिलेंगे, फिर ऑर्गन का एक सिस्टम होगा, उस ऑर्गन के सिस्टम से क्या एक इंडिविजुअल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक ऑर्गन सिस्टम मिलता है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था भैया, देखो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, इनका शरीर थोड़ा सिंपल होता है एनिमल्स की अपेक्षा। तो अगर हम देखते हैं तो उसका रूट में बटा होगा, स्टेम में होगा, उसमें लीफ भी होगी और फ्रूट होगा। तो यह मुख्यतः इस रूट, स्टेम और फ्रूट में विभाजित होते हैं, बटे होते हैं, यानी कि इसमें ये सारे पार्ट्स मिलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात ग्रोथ की करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की,
तो भाई ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए ग्रोथ क्या है। अगर हम जंतुओं की बात करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं, तो जीव जंतु में ग्रोथ क्या है मालूम है? जीव जंतु के अंदर में ग्रोथ एक निश्चित सीमा पे होती है, यानी कि उसकी एक उम्र है, एक साल है, उस साल तक उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यहाँ पर ग्रोथ मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल रही है मुझे देखने के लिए? लिमिटेड। तो यहाँ पर ग्रोथ जो क्या है हमारी लिमिटेड है, और यहाँ पर ग्रोथ क्या है पूरे जीवन पर्यंत, यानी कि ग्रोथ मिल रही है पूरी लाइफ में मिलेगी। उसका रूट सिस्टम बढ़ता जाएगा सेम, और रेट सिस्टम बढ़ता जाएगा। रूट यहाँ पर देखते हैं रूट एपिकल सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पर क्या है रूट बढ़ेगा उसका शाम बढ़ेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम बढ़ेगा और शाम शूट एपिकल मेरिस्टेम बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवन पर्यंत है, तो भैया हम इसे क्या कह सकते हैं? अनलिमिटेड है उसकी कोशिश। तो प्लांट्स में ग्रोथ क्या है? अनलिमिटेड। एनिमल्स में क्या है? लिमिटेड। इस पॉइंट्स को ध्यान रखें, हमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है? लिमिटेड, एक निश्चित समय, यहाँ अनलिमिटेड। हमें केवल यही लिखना है, ज़्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होती है? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है, परंतु यूग्लिना में इसके स्थान पर एक पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ज़्यादातर आप अगर देखते हैं तो सेल वॉल कहाँ है? पहली बात सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है। प्लांट्स में सेल वॉल मिल रही है, एनिमल्स में नहीं मिल रही है। अगर हम एनिमल्स में कहीं पर आ जाते तो यूग्लिना एक ऐसा है जहाँ पर उस सेल वॉल के स्थान पर क्या एक पेलिकल संरचना बनती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई है। यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। यहाँ अगर यूग्लिना की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल के स्थान पर एक पेलिकल संरचना पाई गई थी, जबकि यहाँ पर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है बट वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो भैया क्लोरोफिल क्या है? जीव जंतु तो क्या होगा? जीव जंतु क्या है? वो खाना स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें खाने के लिए किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। मैं हूँ, मुझे खाने के लिए आश्रित है, मुझे उस प्लांट से वो चीज़ मिलेगी, जब वो प्लांट से वो चीज़ बनाएगा तो मैं खाऊंगा। भैया जब गेहूँ पैदा होगा, गेहूँ को जब पैदा बढ़ेंगे तो गेहूँ बनेगा, उसका आटा पिसेगा, आटा से जब रोटी बनेगी तो उसी तो मैं खाऊंगा। तो मुझे प्लांट के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर क्या है? जो चीज़ अपने आप खाना नहीं बनाता है तो क्या है? वो दूसरे पर आश्रित है। तो दूसरे पर आश्रित क्या है? तो यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है अर्थात ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। क्लोरोफिल जिनमें होगा वो खाना अपने आप ही बनाएंगे सूर्य के प्रकाश का। तो क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है? क्लोरोफिल केवल प्लांट्स के हरे भाग में होता है। चाहे अगर उसका तना हरा है तो उसमें क्लोरोफिल है, उसकी पत्तियां हरी हैं तो क्लोरोफिल है। तो पौधे का जो हरा भाग होता है उसमें क्लोरोफिल मिलता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनेगा? अपना खाना बनाएगा। जब अपना खाना बना रहा है तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। यहाँ पर एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, अर्थात ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, यानी खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो दूसरे पर खाने के लिए निर्भर होते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो खाना अपने आप बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये भोजन अपने आप बना लेते हैं तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। बस हमें इसी प्रकार से देना है इसका आंसर। अब देखते पोषण के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि कार्बनिक पदार्थ हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के पोषण के लिए, तो एनिमल्स को पोषण के रूप में क्या चाहिए? उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसे फैट भी चाहिए, आदि कार्बनिक और भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ। इन्हें क्या करते हैं? ये एनिमल्स ग्रेड करते हैं। एनिमल मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? मुझे कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मुझे प्रोटीन भी चाहिए, मुझे फैट भी चाहिए,
भाई फैट क्या है, मुझे तेल भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एनिमल्स को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे प्रोटीन चाहिए, उसे फैट भी चाहिए, उसके अलावा और भी कार्बनिक पदार्थ है वो चीज़ चाहिए। अर्थात ये होलोजॉइक यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक क्या है, मैंने बताया हेटेरोट्रॉफिक, उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको फैट चाहिए, उसके अलावा और बहुत सारी कार्बनिक चीज़ें वो चाहिए, जैसे स्टार्च, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भोजन अपने आप बना लेते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स है, इन्हें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो जितने भी जीव होंगे, जितने भी आपके छोटे छोटे जीव हैं, छोटे से लेकर बड़े जीव हैं, तो उन जीव के अंदर में एक चीज़ देखने के लिए मूवमेंट, वो यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, वो थोड़ी बहुत गति करेगा, यानी कि थोड़ी बहुत वो क्या करेगा, मूवमेंट। लेकिन प्लांट्स में क्या है, यहाँ पर मूवमेंट नहीं पाई जा रही है, प्लांट जहाँ फिक्स है वहाँ फिक्स है। यहाँ एक्सक्रेशन यानी कि बेस्ट मटेरियल, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो देखिए एनिमल्स जो है वो जो भी कुछ खाएगा, मान लीजिए कि हम एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, तो हम क्या है, हम देखिए जो भी कुछ खा रहे हैं, तो खाने के बाद क्या होता है, जैसे वो हमारे शरीर में गई चीज़, हमने भोजन खाया, तो हमारे शरीर में क्या केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और उस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी जो हानिकारक चीज़ें हैं, जैसे कि यूरिन, फीशस, बहुत भी जो हानिकारक चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, उन्हें हमारा शरीर क्या करता है, उन्हें बाहर निकाल देता है। उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। तो जीवों में अगर हम देखी जाएगी एनिमल्स में, तो यहाँ उत्सर्जन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर बेस्ट मटेरियल क्या है, शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट मटेरियल जो क्या है, जो खराब है, वो एक छाल हो सकती है आपकी। अर्थात पत्तियों का क्या होता है, गिरना, जब वो पत्ती बेकार हो गई, किसी काम की नहीं उठे, तो वो गिर जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट मटेरियल देखेंगे, हमारा बेस्ट मटेरियल क्या है, एक्सक्रीशन, टॉयलेट, यूरिन वगैरह हमारा बेस्ट मटेरियल। उसके अलावा हमारा मल है। यहाँ पर देखिए क्या है, सीनेसेंस है, और भी कुछ चीज़ें जो प्लांट्स के लिए क्या है, हानिकारक। अब यहाँ पर देखिए रसधानी। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर रिक्तिका होती है, वैक्यूल से बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। वैक्यूल जो होती है वो एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में ये बहुत बड़ा एक अंग है, रिक्तिका क्या है, बहुत बड़ा। ये प्लांट्स में बहुत बड़ी पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एब्सेंट। तो ये कुछ लक्षण थे जिनमें ये पता है कि प्लांट्स में क्या है डिफरेंस और एनिमल्स में क्या है डिफरेंस। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते, तो ये हमने थोड़ा सा जो भी कुछ था, ये एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है और ये प्लांट्स के बारे में लिखा है। ये इन दोनों को आपस में डिफरेंस बताते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि आखिर में जो सजीव होते हैं उनमें हमें डाइवर्सिटी देखनी है। अगर हम बात करते हैं सजीव की, तो हमारी पृथ्वी पर, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी देखिए ये है पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी पर बात करते हैं, तो पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां मिलती हैं, स्पीशीज मिलती हैं। कैसे, इंसान भी है, यहाँ पर भेड़ भी है, बकरी भी है, भैंस भी है, कुत्ता है, बैल है, लोमड़ी है, शेर है, चीता है, छोटे कीड़े हैं, बड़े कीड़े हैं। तो ये सब क्या है, इन्हें विविधता कहते हैं। यानी विविधता, हमें विभिन्न प्रकार के पक्षी मिले देखने के लिए, हमें ज़मीन पर रहने वाले कीड़े मिल रहे हैं, हमें सांप मिल रहा है, हमें बिच्छू मिल रहा है, बहुत प्रकार के। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब जीव हैं। तो ये जीवों की क्या है, डाइवर्सिटी, विविधता, बहुत ज़्यादा संख्या में मिलना। तो देखिए बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब होता है जीव, यानी कि जीव। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी। तो बायो का मतलब क्या है, एक तरह की लाइफ। लाइफ किस में मिलेगी आपको, लाइफ प्लांट्स में मिलेगी। ये सब सजीव ही तो हैं,
प्लांट्स भी सजीव है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार, आप जंगलों में चले जाएंगे तो आपको जंगलों में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट्स की निरी वैरायटी मिलेगी। आप विभिन्न प्रकार के जंगल में जाएंगे आपको एनिमल्स मिलेंगे, जंतु मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे विभिन्न प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मिलना, विभिन्न प्रकार के प्लांट्सों का हमारी पृथ्वी पर मिलना, ये क्या है? विविधता। ये क्या है? विविधता। तो विविधता का मतलब क्या है? वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या है भाई? कुत्ता भी मिलेगा, भैंस भी मिलेगी, बैल भी मिलेगा, चीता मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, लोमड़ी मिलेगी, हमें सांप मिलेगा, सांप की विभिन्न प्रकार की प्रजाति मिलेंगी। वही तो क्या है? वैरायटी। तो हमें यहाँ पर लाइफ किस में मिलेगी आपको? सजीव में। सजीव का मतलब क्या है भैया? लिविंग्स में। तो लिविंग्स की क्या मिल रही है पृथ्वी पर देखने के लिए भैया? वैरायटी यानी कि विविधता। तो हम इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। जहाँ पर जीवों की यानी कि सजीव चीज की, यानी सजीव में क्या है? प्लांट्स और एनिमल, उसकी क्या मिलती है? विविधता। विविधता मतलब वैरायटी। यही देखिए समझ गए। सजीवों की अनेक संख्या, ये देखिए इसको समझिए। जैव विविधता का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सजीवों की, सजीव क्या है? आपका प्लांट्स है। सजीव क्या है? प्लांट्स है। एंड एनिमल्स है। ये दोनों क्या हैं? सजीव हैं। तो प्लांट्स क्या है? सजीव है। एनिमल्स क्या है? सजीव है। तो ये तो कह रहा है सजीवों की अनेक संख्या, यानी मैनी वैरायटी। मैनी वैरायटी, अनेक संख्या, बहुत संख्या, मैनी वैरायटी। और उनके डिफरेंट टाइप्स। अब जितनी वैरायटी हैं उन वैरायटी को विभिन्न प्रकार मिलेंगे। आप गेहूँ देख लो, गेहूँ की निरी वैरायटी मिलेगी। आप बेजर देख लो, बेजर की बहुत वैरायटी मिलेगी। मक्का देख लो, मक्का की बहुत वैरायटी मिलेगी। आप जानवर में देख लीजिए तो आपको भेड़ों की बहुत वैरायटी मिलेगी, आपको भैंस की बहुत वैरायटी मिलेंगी, आपको बहुत सारी वैरायटियाँ मिलेंगी देखने के लिए। तो ये क्या है? जितने भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उनकी वैरायटी और उनके डिफरेंट टाइप्स, उनके विभिन्न प्रकार पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये है पृथ्वी। देखिए ये लिखा है पृथ्वी। ठीक, दोबारा से देखिए, आप समझिए, अच्छी तरह समझिए। ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर देखो क्या कह रहा है? सजीवों की अनेक संख्या। ये सब सजीव है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं। ये क्या है? सजीवों की अनेक संख्या, बहुत संख्या है, अनेक संख्या यानी कि वैरायटी, और उनके विभिन्न प्रकार। और इनके भी क्या है? वैरायटियों के क्या है? विभिन्न प्रकार। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी। इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? बी और कोल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता, इसी को कहते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब क्या है? बायो का क्या मतलब है? एक लाइफ। क्या? सजीव। सजीव में ही तो लाइफ मिलेगी भाई, डेड में तो मिलेगी नहीं, सजीव में मिलेगी। तो यहाँ पर सजीव के अंदर में क्या बन रही है मेरे प्यारे बच्चों? लाइट चली गई है इसलिए पसीना चल रहा है। तो यहाँ पर सजीवों में क्या मिल रही है प्यारे बच्चों? लाइफ। तो सजीवों की भैया ये क्या है? वैरायटी। वो वैरायटी कहाँ मिली है मेरे प्यारे बच्चों? एक EARH, अर्थ, प्लानेट पर। अगर हम बात करते तो पृथ्वी पर मिल रही है। तो हम पृथ्वी की तो जैव विविधता के बारे में बात कर रहे हैं भाई, हम पृथ्वी की तो जैव विविधता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज क्या हमारी इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वैरायटियां मिल रही हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि भैया हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ मिलेगी? वो कौन सी जगह है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर मुझे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा जीव मिलेंगे, उन जीव की प्रजातियां मिलेंगी, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे? वो जगह क्या है? यहां से प्रश्न बनता है। अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए पहली बात अभी हम और समझते हैं, थोड़ी एक सेकंड देखिए अभी लो।
लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज मिलियंस में हमारी पृथ्वी पर यह पाई जाती है। ये देखिए, हम बात करते हैं सजीव की, तो सजीव की संख्या क्या है? करोड़ों में मिल रही है भैया, मिलियंस में मिलती है, करोड़ों मिलती है। आप देखिए, यानी अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, एक छोटा सा जीव है प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया, बहुत छोटा है, उस बैक्टीरिया से एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक, यानी कि एक जटिल इंसान, हाथी, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? बड़े। लोअर का मतलब क्या है? छोटे। हम छोटे से लेकर के बड़े जीव जंतु यहाँ पर क्या है, हमें देखने के लिए मिलेंगे। इनकी संख्या हमारी पृथ्वी पर करोड़ों में होती है। तो इनकी संख्या हमारी पृथ्वी पर क्या होती है? करोड़ों में होती है। तो अब हमें एक चीज समझना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए, आखिर में प्राप्त जानकारी के अनुसार, देखिए प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक खोजी गई स्पीसीज, भैया बुक्स के अंदर लिखा है, अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसमें कितनी स्पीसीज खोजी गई हैं। अगर हम बात करते हैं 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज, इतनी स्पीसीज, यानी हम ये कह सकते हैं 17 लाख से लेकर के 18 लाख तक। तो अब तक हमने नॉन डिस्क्राइब्ड हमने प्राप्त कर लिए। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लगे हुए हैं, उन वैज्ञानिक लोगों ने अब तक, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, 17 लाख से लेकर के 18 लाख स्पीसीज की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली है। अब भैया प्रश्न ये उठ रहा है कि जो मेरी पृथ्वी है, और प्रश्न यही से बनेगा, जो मेरी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वो जगह, वो स्थान, वो एरिया जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे? ये देखिए, अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो बड़े बड़े जंगल होते हैं जैसे अमेजोन वगैरह है, वो सब क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। वहाँ पर आपको बड़े बड़े जंगलों में देखने के लिए बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलेगी। तो पहले पोजीशन में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो वो है। अब हम सेकंड पोजीशंस पे अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो सेकंड पोजीशन में जो क्या मिला है? कोरल रीफ इन सी, समुद्र के अंतर्गत। तो ये क्या है भैया मेरे? कोरल रीफ, यानी समुद्र, जो समुद्र होता है, समुद्र के नीचे गहराई, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी स्पीसीज। लेकिन वो सेकंड पोजीशन पर, अब तक साइंटिस्ट ने जो भी कुछ डिस्कवर किया है उसके अनुसार पहली पोजीशन पर है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ बारिश खूब होती रहती है, जंगल बहुत घने हैं, चला जाता है इंसान तो पता नहीं लगता है। तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, यही चीज़ थोड़ी समझने की है, इसे ही थोड़ा आप नोट कर लें। अब हम आगे देखते हैं, अगले में मेरे एजेंडा बिंदु में आ गया नामकरण। भैया नामकरण क्या है? आखिर में किसी भी देखते हैं हम कि नामकरण क्या है। नामकरण देखकर कोई भी व्यक्ति है उसका भी भैया नामकरण होता है। हम हैं तो हमारा भी कुछ न कुछ नाम रखा गया है। ठीक, हमें अब यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी पृथ्वी पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, आखिर में मेरे प्यारे भैया उनका नामकरण कैसे होना है। तो वही देखो, नामकरण का मतलब होता है नाम देना। किसका? ऑर्गेनिज्म का, यानी कि किसी जीव का नाम रखना। किसी भी जीव का आप नाम रखो तो उसे हम क्या कहते हैं? नामकरण। नामकरण नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर हुआ है जिसमें किसी भी जीव का नाम रखना है हमें। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का स्पष्ट और उचित नाम दिया जाता है, नामकरण कहलाता है। भैया विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है? किसी जीव का एक तो स्पष्ट, उचित
जो उसके लिए सही सूटेबल बने नाम रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नामकरण। भाई सूटेबल देगा, उसके सारे लक्षण देखने पड़ेंगे, सारी चीज़ अच्छी तरह स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हम उसे सूटेबल नाम देंगे। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है। अब आगे हम देखिए नामकरण के इतने बारे में समझेंगे। भैया नामकरण के अंतर्गत हमें नाम रखना है, उसके लक्षण पहचाने। ये जीव है तो जीव के अकॉर्डिंग डालो, ये प्लांट्स है प्लांट्स के अंदर डालो। अब जीव में कैसा है, 4 पैर वाला है, 2 पैर वाला है, कैसे चलता है, क्या खाता है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। अब देखते हैं, किसी का नामकरण करने से हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। हम जब किसी का नामकरण कर देंगे, उसके लक्षणों को देख करके उसे उस ग्रुप में डाल देंगे कि भैया तुम्हारा नामकरण हो गया है, तुम इसके हिसाब से सूटेबल बैठ रहे हो, इस ग्रुप में डाल दो, तुम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। उस ग्रुप में पढ़ा है भैया इसके ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, तो यही है, हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं और अन्य जीवों से विभेदित कर सकते हैं। और भी अन्य जीव हैं, हमने देखा इसके लक्षण तो ऐसे मिलते हैं, इसे यहाँ डालो, इसके लक्षण इन जीवों से ज़्यादा मिलते हैं, इसे इसमें डालो। ये मांस खाने वाला है तो मांस के बारे में डाल दो, ये शाकाहारी तो शाकाहारी में डाल दो। तो हमें क्या है, ये शाकाहारी है तो मांसाहारी तो विभिन्न हो गया। तो देखिए यही देखो इसमें कहा गया, एनसीईआरटी में देखिए क्या गया है, हम किसी भी जीव का नामकरण करने से, उसकी पहचान करने से उसे आसानी से हम पहचान सकते हैं और अन्य जीवों से भी हम विभेदित कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। परंतु किसी जीव के नाम अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ये भी बात फिक्स है। भैया कच्ची चीज़ को देख लो, अगर देहाती भाषा में बात करोगे तो भैया आगरा में किसी चीज़ को कुछ और कहते हैं, वहीं पर किसी और कुछ कहते हैं, किसी कुछ। दूर दूर जाओगे भाषा चेंज मिलेगी, देश में जाओगे तो आपको भाषा और चेंज मिलेगी। चाइना में उससे कुछ और कहते हैं, श्रीलंका में कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान में कुछ और है। तो अलग अलग हिसाब से देखिए क्या गया है। परंतु किसी जीव के नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो वहाँ के लोकल नाम माने जाते हैं, लेकिन उन्हें एक वैज्ञानिक नाम देना है, वो सभी बुक्स में पूरे संसार में एक ही नाम होगा। देखते हैं तो नाम भी देखिए, एक तो होता है देखिए लोकल, ये नाम भी देखो, अगर हम बात करते हैं तो नाम में 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक तो हुआ देखो लोकल नाम, या हम इसे कहते हैं वर्नाकुलर नाम। भैया ये लोकल नाम क्या है, आखिर में लोकल नाम क्या है, कहते नहीं अरे ये तो लोकल है, लोकल में ही सारे नाम हैं। तो देखिए लोकल नाम क्या है, लोकल नाम कोई हम क्या कहते हैं, वर्नाकुलर नाम, जो कहीं पर है वहाँ के लोग उसे किस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं। यह नाम वहाँ की रहन सहन एवं बोलचाल पर आधारित है। अब किसी भी पेड़ को देख लीजिए, शायद हम बिहार में देखते हैं तो वहाँ उसका नाम कुछ और है, उसे हम उत्तर प्रदेश के उस कोने में देखते हैं तो वहाँ उसका नाम कुछ और है, किसी से हम कुछ और कहते हैं, किसी से कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये वहाँ की बोलचाल पर आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहेंगे लोकल नाम। दूसरा हुआ इंग्लिश नाम। इंग्लिश नाम की बात करते हैं। इंग्लिश नाम, यह नाम संपूर्ण देश में अंग्रेजी में जाना जाता है। अगर अंग्रेजी के नाम की बात करते हैं तो इस नाम की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश नाम, तो जैसे हम भारत में रह रहे हैं, लोकल नाम में उत्तर प्रदेश में कुछ और कह रहे हैं, एमपी में कुछ और कह रहे हैं, बिहार में कुछ और कह रहे हैं, झारखंड में कुछ और कह रहे हैं, कर्नाटक में से कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो पूरे भारत में वही जीव है या वही पेड़ है, उसे पूरी भारत में अंग्रेजी में उसका एक ही नाम होगा। यानी कि यह संपूर्ण देश में, पूरे देश में अंग्रेजी में नाम यही मिलेगा इसका। हिंदी में भैया लोकल नाम है तो भाई इधर उधर नाम चेंज हो जाएंगे उनके, लेकिन इंग्लिश में यही मिलेगा। तीसरा नाम होता है साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम, इसे वैज्ञानिक दे रहे हैं। अब भैया वैज्ञानिक नाम इसे कैसे देते हैं थोड़ा ऐसे देख लो भैया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम वैज्ञानिक अगर नाम की बात करते हैं तो ये खूब मालूम है, वैज्ञानिक ने इसके ऊपर रिसर्च की होगी, वैज्ञानिक ने इनके लक्षणों का खूब गहनता से अध्ययन किया होगा और उसी के हिसाब से देखते हुए पूरे संसार में इसका एक ही नाम रखा गया होगा। इसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम, एक साइंटिफिक नाम। यह नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है जो संपूर्ण विश्व में इसी नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक नाम जो है
आप किसी भी साइंस की बुक्स को उठा के देख लीजिए। आप अगर हम बात करते हैं आम की, तो आम को क्या कहते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। ये वैज्ञानिक नाम है। ये आपको संसार की किसी भी बुक्स को उठा के लीजिए तो आपको यही नाम मिलेगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे भारत में से मैंगो कह देते हैं, हिंदी में से आम कह देते हैं, अमिया कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैज्ञानिक नाम वो होता है जिसे हमें साइंटिफिक तरीक़ा से उसे यूज किया गया है, और इस नाम को हम आसानी से बुक्स में लिखा जाता है, सब जगह से आसानी से पढ़ सकते हैं। हम जैसे ही पढ़ेंगे तैसे हम खुद अपने आप कल्पना करने लगते हैं कि ये आम है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, भैया ये IUCN है क्या? अकॉर्डिंग टू IUCN का मतलब होता है, देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये IUCN की फुल फॉर्म जिसे कहते हैं प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसके अकॉर्डिंग हमें नाम रखना है। ये एक संघ है, एक काउंसिल है, इस काउंसिल के अकॉर्डिंग हमें नाम दिया जाता है। देख लीजिए इसके रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण हेतु नियम और सुझाव क्या हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ICBN की, तो ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी का नोमेनक्लेचर। ये एक संघ है। हम जब भी कभी हमें कोई नया प्लांट्स खोजा तो उस नए प्लांट्स का अगर हमें नामकरण करना है तो इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसके नियम को हमें फॉलो करेंगे। क्यों? फॉर यूजिंग प्लांट्स नेम, अगर पेड़ों के नाम लिखने हैं तो रखने हैं तो हमें इसके नियम का फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इसके नियम का फॉलो नहीं किया तो आपके नाम को मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको बॉटनी के लिए यानी प्लांट्स के लिए आपको ICBN के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरा है मेरे पास जंतु के लिए। अगर कोई जंतु है, हमें जंतु मिला है और मुझे उस जंतु का नामकरण करना है, तो मुझे ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मुझे इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो जंतुओं के नियम को फॉलो करने के लिए क्या है? ICZN। प्लांट्स के नियमों को फॉलो करने के लिए क्या है? नामकरण करना है। कौन सा नियम फॉलो करें? ICBN। ये सिंपल सी बात है। यही तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लांट्स के नाम के लिए यानी पौधों के नामकरण के लिए किसके नियमों को फॉलो किया जाता है? ICBN को। जंतुओं का अगर हमें नाम करना है वैज्ञानिक तरीके से, किसके नियम को फॉलो करोगे? ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये है, थोड़ा आप इसे देख लो, उतार लेना आप। और हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब आ गया एक और हमारा, तो देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है क्या? ICNB। ICNB क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या है? अगर हमें बैक्टीरिया है, कोई छोटा सा बैक्टीरिया को हमें रिसर्च में मिला है, बैक्टीरिया की खोज की है, अब हमें उसका नियम, अब उसका हमें नामकरण करना है, तो हमें ICNE के नियम्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें इनके नियम्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो। आखिर में हमें इसके नियम्स का फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने एक और दे दिया ICVCN। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो जब भी कभी कोई विषाणु नया आया है, वायरस आया है जो तबाही मचा देता है, उसका नामकरण हमें करना है, तो इसके नियम को फॉलो करेंगे। फॉर वायरस नेम, विषाणुओं के नाम के लिए हमें ICBN के रूल्स और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? हमें जिसका भी नामकरण करना है, हमें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ इसमें देखनी है कि भैया आखिर में
द्विनाम पद्धति क्या है, जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। तो थोड़ा द्विनाम पद्धति के बारे में हल्का दिया गया है, तो थोड़ा हम इसे पढ़ लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर हम इस बात की बात करते हैं तो यह पद्धति हमें कैरोलस लीनियस ने दी थी। अगर हम द्विनाम पद्धति की बात करें, भाई ये द्विनाम पद्धति क्या है, सबसे पहले इसे कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। कैरोलस लीनियस क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया इसके ऊपर। तो इन्होंने इसी पद्धति को, इस रूल्स और रेगुलेशंस को, इस नियम को, इस सिस्टम को इन्होंने दिया था। तो अगर हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की, तो कैरोलस जो लीनियस थे, इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी 1735 में, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो यह 1735 में लिखी गई और पहला एडिशन था, और इसमें ज़्यादातर एनिमल्स से रिलेटेड लिखा गया था, एनिमल्स से रिलेटेड लिखा। अगर हम बात करते हैं इसके 10वें एडिशंस की, यानी कि इसका 10वां प्रकाशन आया था आपका 1758 में। इतनी साल में इनका 10वां प्रकाशन है। उससे पहले पहला आया एडिशन, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां आया, फिर 6वां, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10वां जब इनकी किताब छपी थी तो 10वां एडिशन आया 1758 में। उसके अलावा इनकी देखो दूसरी बुक्स थी, जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक, तो स्पीसीज प्लांटेरम जो थी ये 1753 में आई, और ये केवल इस बुक्स के अंदर में प्लांट्स के ही बारे में लिखा गया है। तो स्पीसीज प्लांटेरम से जैसे नाम इसके है प्लांटेरम, तो इसमें प्लांट से रिलेटेड लिखा गया है, 1753 में आई है। उसके बाद इनकी एक और बुक्स आई थी फिलोसोफिया बॉटानिका, ये भी 1751 में आई है, और इसमें केवल रूल्स के बारे में लिखा गया है। तो ये तो देखिए हमारे कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बुक्स दी, तो अपनी अपनी किताब में अपने अपने इन्होंने वाक्य लिखे, अपने सुझाव लिखे, अपने अपने जो भी कुछ इनके तथ्य थे वो सारे तथ्य इन्होंने अपनी अपनी बुक्स में लिखे। क्योंकि उस समय पे वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक की शुरुआत हो रही थी, वैज्ञानिक लोग कम थे, तो जो भी कुछ रिसर्च करते थे सारी चीज़ को बड़े ध्यान से समझा जाता था और उन सारी बातों पर उसे अच्छी तरह से अमल किया जाता था। अब हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। हम बात करते हैं इस पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति, इस प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। इसे द्विनाम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी एक जीव है उसके दो नाम होंगे। प्रत्येक जीव के क्या होंगे? एक नाम है, उसके दो भाग होंगे। एक जीव के कितने होंगे? दो भाग। एक भाग ये होगा और एक भाग, यानी कि दो भाग होते हैं। नाम एक ही है लेकिन नाम को दो भागों में उन्होंने बांट दिया है। देखते हैं क्या है। अगर हम बात करते हैं दो भाग की, तो पहला होता है जीनस, जिसे एनसीईआरटी ने जेनेरिक एपिथेट कहा है। तो नाम का दो भाग होंगे। एक है कोई नाम, उस नाम के दो भाग हैं। पहला होता है आपका जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट या हम इसे कहते हैं जीनस, ये एनसीईआरटी ने कहा है। दूसरा होता है स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, या तो स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक, या हम इसे स्पीसीज कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक नाम है उसे दो भागों में बांट दिया, पहले जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब हम देखते हैं अतः नामकरण की यह प्रकार। अब नामकरण का यह प्रकार क्या, हमने कोई नाम लिया, उस नाम में किसी का नाम रख रहे हैं
उस नाम को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला वाला भाग है हमारा जेनेरिक एपिथेट और दूसरा वाला क्या है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये दो एक नाम है, उसको दो भागों में कन्वर्ट कर दिया, तो यही पद्धति क्या कहलाती है? द्वय नाम पद्धति। नाम एक है, उसे दो भागों में क्या कर दिया है? उसे दो भागों के साथ में जोड़ दिया है, उसके दो भाग बना दिए, तो यही क्या कहलाती है? द्वय नाम पद्धति। नामकरण की या नामकरण का यह प्रकार क्या है? द्वय नाम पद्धति। तो देखिए, तो इसी को हम द्वय नाम पद्धति बोलते हैं। अब हम थोड़ा हल्का सा और समझेंगे इसमें कि जैसे देखिए, नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल नाम हैं, उसके अंतर्गत देखिए कुछ नियम हैं। ये इंटरनेशनल क्या है? रूल, अंतर्राष्ट्रीय नियम है। प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में और तिरछे इटैलिक्स अक्षरों में होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम है। भैया आप नाम किसी का लिख रहे हो तो ये नियम फॉलो करो। पहली बात, वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरी बात, वो इटैलिक्स में होना चाहिए। भैया लैटिन भाषा में क्यों होना चाहिए? बताएंगे। लैटिन भाषा बहुत पुरानी भाषा है, जो अब मृत हो चुकी है, मर चुकी है। अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे उन्हें लैटिन भाषा से लिया जाता है। आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। अभी हम देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एक आम है, उस आम का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये क्या है? ये प्यारे बच्चों आम का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम, ये है आम का वैज्ञानिक नाम। तो ये है आम का वैज्ञानिक नाम। तो भैया आम का हमारा एक वैज्ञानिक नाम है जिसके दो भाग हैं। पहला है मैंजीफेरा, दूसरा क्या है? इंडिका। अब मैंजीफेरा क्या है? ये है आपका जीनस। ये क्या है आपका? जीनस, यानी इसे जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, या तो हम इसे जीनस कह सकते हैं, और हमारी एनसीईआरटी ने इसे जेनेरिक एपिथेट कहा है, नाम के पहले भाग को। ठीक, तो जीनस शब्द या जेनेरिक एपिथेट शब्द क्या है? ये पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनेगा। इसका जो पहला अक्षर है, ये वाला देखिए गौर से, एम बना हुआ है, ये बड़े में बनेगा। एम कैसा बनेगा? पहला अक्षर कैपिटल में, बड़े में, बाकी आप इन्हें स्मॉल में बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला देखते हैं, ये है आपका कैपिटल, ये कैपिटल, बाकी ये सब क्या है? स्मॉल में। ठीक, पहली बात, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा चलते हैं। इंडिका, इंडिका के बारे में समझ लो। यह सेकंड वर्ड प्रदर्शित करता है, यह दूसरा शब्द है। ठीक, ये क्या है? आपका दूसरा शब्द है। तो ये दूसरा शब्द है, तो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, या हम इसे स्पीशीज कह सकते हैं। ये स्पीशीज को प्रदर्शित करेगा, या स्पेसिफिक एपिथेट, या हम स्पेसिफिक एपिथेट। ये एनसीईआरटी ने कहा है। किसने कहा है? एनसीईआरटी ने। हमारी एनसीईआरटी ने इसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा है। तो स्पीशीज वाला जो शब्द है हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। इस लक्षणों को गौर से देखिए आप, ये रूल्स हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रूल्स हैं, इसे गौर से देखिए। INDIA सब किस में लिखा है? स्मॉल में। सब किस में लिखा है? ये सब किस में लिखा है? ये सब लिखा है स्मॉल लेटर्स में। ये सब किस में लिखा है? स्मॉल लेटर्स में, छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में। ठीक, इसका पहला अक्षर बड़े में बनना है, बाकी सब स्मॉल में। इसका सारा का सारा शब्द स्मॉल में, जेनेरिक एपिथेट का। अब देखते हैं, यदि हाथ से लिखा हो, अगर मैंने ये सब हाथ से लिखा है
तो इसके नीचे क्या होगा, तो जेनेरिक एपिथेट एवं स्पेसिफिक एपिथेट के नीचे क्या है, अंडरलाइन होंगी। अगर ये मैंने हाथ से लिखा है, ये मैंने हाथ से लिखा है, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा। अब देखिए मैं देखो, अभी तो मैं बताता हूं, मैंने देखो यहां लिख दिया हाथ से मैंजीफेरा, ठीक, इंडिका, ठीक, तो हाथ से लिखा है तो यहां पर लाइन कर दो और यहां पर लाइन कर दो, ये हाथ से लिखा है। अगर यह कंप्यूटर से लिखा है, अगर यह कंप्यूटर से लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों इसे तिरछा लिखा जाएगा। अगर यह कंप्यूटर से लिखा है, जैसे अभी हम देखते हैं, अगर ये कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर से प्रिंटेड होते तो दोनों शब्द इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। यह लैटिन भाषा को प्रदर्शित करता है। अगर यह इटैलिक्स में लिख दिया है तो ये क्या है, लैटिन भाषा को प्रदर्शित करेगा। ये हाथ से लिखा हुआ अंडरलाइन है, ये हाथ से लिखा हुआ अंडरलाइन है, ये स्पीशीज को प्रदर्शित कर रहा है, ये जीनस को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर हम इसे कंप्यूटर से लिखेंगे तो थोड़ा भैया ये तिरछे लिख जाएंगे। इटैलिक्स का ऑप्शन आ जाता है, इटैलिक्स का। थोड़ा मैंने टाइप में कर नहीं पाया हूँ, लेकिन ये तिरछे लिखे जाएंगे। जब भी कभी कंप्यूटर से अगर ये तिरछे लिखे होंगे, आप समझ जाइए ये क्या है, लैटिन की भाषा है। तो कभी कभी लेखक का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद भी आता है। अब मैंने कोई नाम लिख दिया, जैसे ये नाम लिखा मैंजीफेरा इंडिका, इसके बाद कभी कभी आपको लिन लिखा हुआ आ जाएगा, LILLN, ये जीनस है, ये स्पीशीज है। उसके बाद देखो ये भी लिखा हुआ है। आखिर में यह शब्द लिखा हुआ क्या प्रदर्शित कर रहा है, आखिर में यह चीज लिखी हुई क्या प्रदर्शित कर रही है प्यारे बच्चों, आखिर में यह लिखी हुई क्या प्रदर्शित कर रही है, अभी देखो बताता हूं मैं आपको। तो देखिए आज हम देखें, तो सबसे पहले देखें ये क्या प्रदर्शित कर रही है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, ये लिन, यह लेखक के नाम को प्रदर्शित करती है। लिन का मतलब लीनियस, लीनियस से मैंने कैसे लिया, लिन, छोटे शब्द लिए, तो ये क्या है, शॉर्ट रूप है लीनियस का। भैया मेरे पास देखो लीनियस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, तो लीनियस का शॉर्ट रूप ले लिया मैंने, लिन, ठीक, ये देखिए, तो मैंने लीनियस का क्या ले लिया, शॉर्ट रूप। वही देखो कहा गया है लेनियस, इसका मैंने शॉर्ट रूप ले लिया। ये शॉर्ट रूप क्या है, लेन, तो ये क्या है, शॉर्ट रूप लीनियस। ये अंडरलाइन नहीं होगा, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, यह अंडरलाइन नहीं होगा। यह इटैलिक्स में भी नहीं लिखा जाएगा और से इटैलिक्स में भी नहीं लिखा जाएगा। अब हम थोड़ा और देखते हैं इसमें। अब देखें, अब क्या है, यदि वैज्ञानिक नाम में दो शब्द हों, एक जीनस एक स्पीशीज, अगर कोई वैज्ञानिक नाम लिखा है वहां केवल देखिए जीनस है और स्पीशीज है, यह नहीं है, केवल ये दो हैं, तब हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर कोई भी वैज्ञानिक नाम है उसमें जीनस और स्पीशीज है तो हम कहते हैं उसे द्वैनाम पद्धति। तो वो प्रक्रिया द्वैनाम पद्धति कहलाती है। यदि साइंटिफिक नेम में जीनस है, स्पीशीज है और लेखक का नाम भी शामिल है, यानी कि जीनस है, स्पीशीज है और मेरे लेखक का नाम भी शामिल है, तब इसे कहेंगे बाइनोमियल एपिथेट। ये पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तीन नाम होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल एपिथेट। हम उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल एपिथेट। इसी प्रकार से देखिए, अगर दो नाम है तो बाइनोमियल, अगर तीन नाम है तो बाइनोमियल, उसे हम एपिथेट कहेंगे। अब कभी कभी देखिए हम त्रिनाम पद्धति को देख सकते हैं। त्रिनाम पद्धति में क्या है, जैसे त्रिनाम पद्धति जिसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसे सबसे पहले जूलियन हक्सेल द्वारा दिया गया था। तो तीन नाम पद्धति क्या है, इसे सबसे पहले जूलियन हक्सेल के द्वारा दिया गया है। इसे किसके द्वारा दिया गया है, जूलियन हक्सेल के द्वारा। यहां पर तीन शब्द मिलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है, देखते हैं।
कुछ जीव जातियों की उपजातियों में भौगोलिक दृष्टि से असमानता मिलती है। देखिए इसमें देखो क्या कह रहा है। एक मेरे पास प्लांट्स है बबूल, तो प्लांट्स को अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स में क्या है, एक तो जीनस मिलेगा अकेशिया, उसकी एक स्पीशीज मिलेगी, ठीक, नाइलोटिका, और उसकी उस बबूल की क्या मिलेगी, वैरायटी, उसकी क्या मिलेगी, वैरायटी। अगर उसकी कोई बबूल की अलग वैरायटी है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैरायटी को ऐड कर दिया है। ये चीज़ है तो दो नाम है, ये चीज़ मिल गई तो ट्राइनोमियल, तीसरा नाम को ऐड कर दिया वैरायटी के रूप में। इसी प्रकार से एनिमल्स लेते हैं, जैसे एनिमल्स में इंसान की बात करें, मानव की, अगर हम मानव को देखते हैं तो मानव का क्या है, जीनस होमो, सेपियंस क्या है, स्पीशीज। अब उस मानव की बहुत वैरायटी है, उस वैरायटी में एक और उसने क्या बोलते हैं, सेपियंस, ये क्या है, सब स्पीशीज। तो मानव तो एक ही है, उस मानव क्या है, उसके तीन नाम दिए गए, ये नाम क्या आ जाता है, सब स्पीशीज, ये है स्पीशीज, ये है जीनस, ये दो नाम है। अगर तीसरा नाम हम ऐड कर देते हैं तो भैया कहलाता है ट्राइनोमियल। तो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं भारतीय कौवा की, देखिए बात करते हैं हम भारत के कौवे की, तो भारतीय कौवा, तो भारतीय कौवा क्या है, कार्बस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ये है भारतीय कौवे का नाम। ये तो देखिए उसका जीनस, ये है उसकी स्पीशीज, और ये क्या है, उसकी सब स्पीशीज, यानी कि वैरायटी। कौवा हमारे यहाँ दिखने में भैया इसकी तो वैरायटी है, मुर्गा दिखता है, वो मुर्गे की शक्ल ऐसी है, उस मुर्गे की शक्ल ऐसी है, वो उनकी शक्ल, भाई हैं तो मुर्गा लेकिन उनकी नई नई वैरायटी हैं। आज खाने के लिए गेहूं में नई नई वैरायटी मिल रही है, तो जो वैरायटी आ जाती है उसे ऐड कर देते हैं। तो कौवा, भारतीय कौवा की बात करते हैं तो भारतीय कौवा में क्या है, ये तीन नाम बन गए। अगर श्रीलंका की कौवा की बात करेंगे तो श्रीलंका की कौवा को देखने में थोड़ा अंतर मिलेगा, तो ये क्या है, ये जीनस है, और ये क्या है, स्पीशीज। ये पूरी चीज़ संसार में एक ही होगी, केवल उस देश की वैरायटी अलग है तो वैरायटी को ऐड कर दिया, हमारे देश की वैरायटी अलग है इसे अलग कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा और समझ लें आप, देखिए इस चीज को देखिए, ये क्या है, ये भैया है मेरे पास जीनस, ये क्या है, स्पीशीज। ये कौवे का वैज्ञानिक नाम है, संसार में कौवे को इसी नाम से पुकारते हैं। अब भारत में उसकी शक्ल और तरह की एक वैरायटी है, तो ये भारत वाली वैरायटी जोड़ दी, तो इस वाले पूरे नाम को क्या कहेंगे, भारतीय कौवे के लिए यूज करेंगे। ये वाली प्रोटीगेटस, प्रोटीगेटस क्या है, ये श्रीलंका की वैरायटी है। इस वाले कौवे की देखेंगे तो इसकी शक्ल कुछ और दिखाई देगी, तो मैंने जोड़ दी। अगर हम बात करते हैं बर्मा देश की, तो बर्मा देश में कौवे की शक्ल थोड़ी अलग है, तो वहाँ पर उसकी जो प्रजाति होती है, मेरा मतलब अलग वैरायटी है, उसे हम कहते हैं इंसोलेंस। तो भैया ये कहाँ का है, ये बर्मा का। तो जहाँ पर तीन नाम हमने ऐड कर दिए, तो तीसरा नाम मैंने किसका ऐड किया, वैरायटी का, तो भैया क्या बन गया, ट्राइनोमियल। तो क्या बन गया भाइयों, तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, ट्राइनोमियल। तो क्या बन गया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ को मैंने ऐड कर दिया है। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम आपसे कल मिलते हैं, मेरा लेक्चर कल देखना आप, अब आपको लेक्चर फिर मिलेगा। आज देखिए हमारा समय हो चुका है, आज के लिए बाय बाय, बाकी हम कल मिलते हैं।